हाय फ्रेंड्स, आपका एसएससी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। मेरा नाम है महावीर सिंह। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास जो होगी अपने जो भारत के नदी तंत्र के बारे में अफवाह तंत्र के बारे में होगी, तो वो आज हम पढ़ते हैं। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज पढ़ते हैं। चलो, आज भारत का नदी तंत्र के बारे में हम जानेंगे। चलो, आज भारत के नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। अब है क्या भारत का नदी तंत्र, और मैंने आपको कहा था कि पूरा डिटेल में ये वीडियो आपको बताया जाएगा, पूरा डिटेल में होगा। और वो वास्तव में आपको पूरा डिटेल में भारत का पूरा नदी तंत्र जो है वो आपको समझ आ जाएगा। इसमें हिमालय से कौन सी निकलती है, और अपने प्रायद्वीपीय कौन सी है, अंतस्थलीय नदी कौन सी है, उन सभी के बारे में बताया जाएगा। चलो, और फ्रेंड्स याद रखना कि हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और लड़ा वह जो हारा नहीं, ध्यान रखना। तो चलो, अब इसी अपने मोटिवेशन कोड के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज पढ़ने वाले हैं भारत का नदी तंत्र। क्या है भारत का नदी तंत्र, उसके बारे में हम समझेंगे। भारत का नदी तंत्र, भारत का नदी तंत्र। अब फ्रेंड्स समझना कि भारत का नदी तंत्र जो है, भारत का नदी तंत्र जो है, अब एक तो होती है नदी, एक होता है तंत्र। अब नदी क्या होती है और तंत्र क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे अच्छी तरीके से कि भाई नदी क्या है और तंत्र क्या है। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। है क्या, समझो। एक तो फ्रेंड्स होती है कि नदी, समझना ध्यान से। एक तो फ्रेंड्स होती है कि नदी, तो आपको पता ही है, तो कई बार देखी होगी नदी को। नदी जो होती है वो इस प्रकार मान लो ये बहती हुई जा रही है, नदी इस प्रकार बहती हुई जा रही है, और ये अपने ऐसे बहती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये तो हुई सिंह के केवल नदी। अब नदी तंत्र क्या है, नदी तंत्र कहूं या उसी को कहते हैं अफवाह तंत्र। मान लो कोई भी नदी है, ये रिवर कोई भी है, मान लेते हैं कोई भी ये रिवर है, ये रिवर जो है, नदी जो है, ये नदी जो है वो कोई मान लेते हैं कुछ भी है, कि मान लेते हैं गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र है, या फिर हम नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कोई भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि नदी है, ये रिवर है, तो ये हुई अपने रिवर। अब आता है कि नदी तंत्र क्या है, इसी के पास में आपको समझाता हूँ कि नदी तंत्र क्या है, वो हम जानेंगे। नदी तंत्र क्या होता है, समझना ध्यान से। अपनी नोट्स की कॉपी आराम से, ये जो ज्योग्राफी के नोट्स है वो पूरा बनाना है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको पूरा विस्तृत आज हमने एक भारत के नदी तंत्र के बारे में जाना, फिर और अगली क्लास आएगी, फिर अगली क्लास आएगी, इस प्रकार आपको जाना जाएगा। और इसलिए आप जो है नोट्स के रूप में जरूर लिखिएगा। नदी तंत्र क्या होता है, नदी तो केवल सर मान लिया कि भाई एक नदी आ रही है, वो नदी है, ठीक। नदी तंत्र क्या है, मान लो कोई नदी आ रही है, मान लेते हैं कोई गंगा नदी है, कोई नदी है, ऐसे होती है। मान लेते कोई नदी इस प्रकार, ये रिवर आ रही है, इस प्रकार से ये नदी कोई आ रही है। आइए, जो जो नदी है, ये नदी आ रही है। होता क्या है कि जैसे ही ये नदी आती है तो उसके साथ और भी कई नदियां इसमें मिल जाती है, और मिलने के कारण फिर वो आगे जाकर एक ही नदी बनती है, और इस वाली नदी को कहते हैं नदी तंत्र। यानी किसी एक नदी के साथ अन्य और नदी आके मिल जाती है, और मिलने के कारण जो बनने वाला तंत्र है उसको कहते हैं नदी तंत्र, या उसी को कहते हैं अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र। तो मान लो कोई नदी, ये नदी जा रही थी, और इसमें यहां से एक नदी आई इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक छोटी सी नदी आई और इसमें मिल गई, और यहां से फिर एक और नदी आई, वो भी इसमें मिल गई। मान लेते हैं यहां से एक नदी आई, वो भी इसमें मिल गई। मान लेते हैं यहां से एक नदी आ रही है और वो भी इसमें मिल गई। यहां से नदी आ रही है, वो भी इसमें मिल जाती है, और इस कारण से क्या होते है, फिर ये एक नदी बन जाती है। फिर क्या बनती है, एक नदी बन जाती है, और ये सबसे बड़ी नदी हो जाती है। और ये नदी जो कहलाती है, क्या कहलाती है, इसी को कहते हैं नदी तंत्र। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नदी तंत्र, या इसी को कहते हैं अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अपवाह तंत्र। इसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र, और इसी को बोलते हैं नदी तंत्र। तो नदी तंत्र का भूलना मत। क्या होता है नदी तंत्र, कि जब किसी जो एक नदी आती है, इस नदी के साथ और भी कई अन्य नदियां मिल जाती है, जुड़ जाती है, जिसके कारण से एक नदी तंत्र का निर्माण होता है, एक अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। तो ये तो नदी तंत्र समझते हैं। फिर आता भारत का नदी तंत्र कौन कौन से, ये तो नदी तंत्र मतलब जान लिया कि भाई कौन कौन सी नदी है जो मतलब ऐसे नदी होते हैं उसके साथ मिल जाती है, तो नदी तंत्र बनता है। अब पढ़ते हैं भारत का नदी तंत्र, यानी भारत का जो नदी तंत्र है, यानी भारत की जो नदियां है, उस नदियों में कौन कौन सी नदियां आती है, कौन कौन सी मिलती है, किसकी कितनी लंबाई है, क्या है, हम उस सब डिटेल के बारे में जानेंगे। तो चलो भारत के नदी तंत्र के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो भारत का नदी तंत्र या अपवाह तंत्र के बारे में बात करूं, तो भारत के नदी तंत्र में हम तीन भाग बांटते हैं।
पहला भाग आता है, पहला भाग आता है वो आता है क्या, हिमालय नदी तंत्र। अब हिमालय क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा मैं। हिमालय नदी तंत्र, इसको हिमालय क्यों कहते हैं, सब डिटेल में आराम से पढ़ा जाएगा, आप पेशेंस रखिएगा। तो ये होता है हिमालय नदी तंत्र। फिर दूसरा आता है हमारे पास कौन सा, वो आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि ऐसी नदियां, जो कुछ नदियां होती है जो पश्चिम की ओर जाती है और कुछ नदियां होती है पूर्व की ओर जाती है। जो नदियां पश्चिम की ओर जाती है वो कहाँ गिरेगी, अरब सागर में, और जो नदियां पूर्व की ओर जाती है वो कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। सिंपल सी बात है, वो कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। दोनों के बारे में पढ़ेंगे और नदियां विस्तृत समझेंगे। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि मतलब नदी का ऐसे नहीं, पूरा सिंधु नदी तो सिंधु नदी के बारे में पूरा डिटेल से आराम से पढ़ेंगे, लेकिन हमें पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने का मतलब यह है कि जो एग्जाम पूछता है वो पूरा हमें पढ़ना है। तो हिमालय नदी तंत्र, फिर आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और फिर तीसरा आता है, वो कौन सा है, तीसरा आता है हमारे पास, वो है अपने अंतस्थलीय नदी तंत्र। अंतस्थलीय नदी, या ये ऐसा नहीं नदी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही नदी आती है। अंतस्थलीय नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही नदी आती है। वो कौन सी आती है, लूणी नदी। कौन सी आती है, लूणी नदी। चलो, हिमालय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है, हिमालय नदी तंत्र का मतलब क्या है वो समझो पहले। हिमालय नदी तंत्र का मतलब होता है कि वे नदियां जो हिमालय से निकलती है, वे नदियां जो हिमालय से निकलती है, और वो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां, 3 नदी है जो हिमालय से निकलती है, और वो जब हिमालय से निकलती है तो उनके साथ कई धाराओं में विभक्त होकर और भी नदियां मिल जाती है, जिस कारण से एक नदी तंत्र बनता है। इसलिए उसको क्या पढ़ते हैं, हिमालय नदी तंत्र। कौन कौन से आते हैं हिमालय नदी तंत्र में, समझ गए। हिमालय से जो निकलना नदियां है वो हिमालय नदी तंत्र बन जाता है, क्योंकि इसमें 3 नदियां आती है। पहली नदी आती है जिसका नाम है, जानते होंगे आप, सिंधु नदी। सिंधु नदी, फिर इसको सिंधु नदी, इसको भी क्या बोलते हैं, सिंधु नदी तंत्र। अब इसको तंत्र क्यों बोला भाई, सिंधु नदी तंत्र क्यों बोला, क्योंकि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां है। जो सिंधु नदी है उसके साथ और 5 सहायक नदियों का मतलब है, सिंधु नदी जब जाती है अपने मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और अपने भारत में प्रवेश करती है, और जैसे भारत में प्रवेश करती है तो इसमें क्या होगा, और भी 4 नदियां, 5 नदी और आके मिल जाती है। और कौन सी नदी मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो मिल जाती है और फिर अंत में जाकर ये भारत में दमचौक से प्रवेश करती है सिंधु नदी, और चिल्ला से बाहर निकल जाती है, और ये कहां पर, पाकिस्तान में जो पठानकोट है वहां पर ये 500 नदियां मिल जाती है और फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये 5 नदियां कौन कौन, उसकी भी बात करेंगे। उनको पंच नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच नदी। तो सिंधु नदी तंत्र। फिर उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास, जो हिमालय से निकलती है, ध्यान रखना, हिमालय से निकलती है। फिर आता है हमारे पास गंगा नदी तंत्र। इसको भी तंत्र क्यों बोलते हैं, तो गंगा नदी के साथ भी और कई नदियां मिलती है, इस कारण गंगा नदी तंत्र बोला जाता है। और ध्यान रखना, फिर आता तीसरा, यहाँ पर लिख देता हूं तीसरा, ठीक है। तीसरा आता है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्योंकि इस ब्रह्मपुत्र में भी कई नदियां मिलती है, बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ये हमने हिमालय से बात कर दी। फिर आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय का मतलब अभी मैंने कहा था कि वे नदियां जो पूर्व पश्चिम की तरफ गिरती है। तो पहले बात करते हैं कि वे नदियां जो कहां पर जाती है, अपने पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां, पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां। अब कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर जाती है, और आपको पता है पश्चिम मतलब गुजरात वाला साइड पूरा। तो जो पश्चिम की ओर जाएगी वो कहां पर गिरेगी, अरब सागर में। सिंपल सी बात है। तो वो कहां पर गिरेगी, अरब सागर में। अरब सागर में। तो कौन कौन सी नदियां है जो पश्चिम की ओर जाती है। पहली बात करें इन पश्चिम की ओर जाने वाली नदियों में, तो सबसे पहली नदी आती है जिसका नाम है, जो पश्चिम की ओर जाती है, कौन कौन सी नदी है। सबसे पहले बात करते हैं हम, तो वो आती है नर्मदा। कौन सी, नर्मदा नदी। फिर आती है हमारे पास कौन सी, ताप्ती नदी। आपको पता होगा ताप्ती के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, सूरत, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। और कौन सा, न्यानगर।
जो कि अखबारी कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। वो ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, तीनों दोनों ये सॉरी दोनों। फिर आता है तीसरा, नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, फिर आती है माही। कौन सी आती है? माही नदी। ठीक है। फिर चौथा आता है हमारे पास, वो आती है साबरमती। माही नदी, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको पता होगा माही नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत पर स्थित, विंध्याचल जो पर्वत है उस पर स्थित एक झील है जिसका नाम है मेहत झील। मेहत झील से निकलती है माही नदी। कहां से निकलती है? जो विंध्याचल पर्वत पर स्थित मेहत झील से। विंध्याचल, इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ये आ रहा है ऐसे मतलब सिर्फ लिखा है, लेकिन डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल के बारे में, एक एक नदी के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत पर स्थित कौन सी झील है? मेहत झील। मेहद झील से निकलती है, मेहद झील से निकलती है। तो कहां से निकलती है? कौन सी नदी कहां से निकलती है? तो ध्यान रखना, जो माही नदी है वो कहां से निकलती है? तो माही नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत पर स्थित मेहत झील से निकलती है। कौन सी? माही नदी। और माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अंत में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। साबरमती के किनारे कौन सा आपको पता ही होगा, साबरमती कौन सा बचा हुआ है? अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बचा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। ये तो आई पश्चिम की बहने नदी है, और जो पश्चिम की बहेगी वो कहां पर गिरेगी? अब मैंने लिखा भी है, जो अरब सागर में गिरेगी, जो पश्चिम की बहती है। फिर आती है हमारे पास, वो आती है पूर्व की बहने वाली नदियां, यानी ऐसी नदियां जो पूर्व की ओर बहती है। ऐसी नदियां जो कहां बहती है? पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर जाने वाली या पूर्व की ओर बहने वाली कहते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली, पूर्व की ओर बहने, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। अब ऐसे कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर जाती है? और जो पूर्व की ओर जाएगी तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, वो कहां पर गिरेगी? जो पूर्व की ओर जाएगी वो कहां पर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी जो पूर्व की ओर जाती है। उसमें इसमें कौन कौन सी नदी आती है? तो सबसे पहली नदी आती है महानदी। महानदी कौन सी आती है? महानदी। फिर आती है कृष्णा, कृष्णा नदी। फिर आती है कृष्णा नदी। फिर आती है अपने कावेरी। महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये कहां पर गिरती है फ्रेंड्स? तो ये अपने गिरती है किसकी ओर? अपने पूर्व की ओर। तो हमने पढ़ लिया, जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, जो प्रायद्वीप की ओर जाती है उसमें कौन कौन सी आती है? जो पूर्व की ओर बहती है और जो पश्चिम की ओर बहती है, उस दोनों में कौन कौन सी नदियां है इसके बारे में हम पढ़ लिया है। और एक और है अपने गोदावरी, सॉरी भूल गया, गोदावरी नदी भी है इसमें। अब पढ़ा होगा, इस बारे में पढ़ेंगे हम, गोदावरी सभी के बारे में पढ़ेंगे कि गोदावरी नदी मतलब कहां से निकलती है, कौन कौन सी सहायक नदियां है, इन सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी तीसरी, जो आती है अंतस्थलीय नदी। अब अंतस्थलीय नदी का मतलब क्या? सबका मतलब समझेंगे, समझना जरूरी है, लिखना इतना नहीं, इतना समझना जरूरी है। अंतस्थलीय नदी का मतलब होता है सॉरी अंतस्थलीय नदी का मतलब क्या होता है कि ये नदी एक ऐसी नदी है, कौन सी नदी? लूणी नदी, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसमें बाड़मेर, लूणी नदी जो है वो उसके बाड़मेर के बालोता तक तो इसका पानी मीठा रहता है। बाड़मेर के बालोता तक तो इसका पानी मीठा रहता है, उसके बाद इसका पानी जो है वो पानी खारा हो जाता है। इसलिए इसको अंतस्थलीय नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थलीय नदी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फिर अंत में जाकर कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, यानी एक प्रकार से गायब हो जाती है। ये ऐसी नदी है, कौन सी? अंतस्थलीय नदी। और अंतस्थलीय में कौन सी आती है? वो केवल एक ही नदी आती है। कौन कौन सी? जिसका नाम है लूणी नदी। इसके सहायक भी है भांडी, सुकड़ी, सब बात करेंगे, इसकी सहायक नदी है, सबकी बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। तो फ्रेंड, हमने ये आज जान लिया कि भारत का नदी तंत्र क्या है, कौन कौन सी नदियां है, और इसके बारे में हम आराम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ऐसे करें, इसको आराम से अपने बुक में नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं, एक एक लेंगे, एक एक मतलब हिमालय नदी तंत्र लेंगे, इसमें सिंधु पढ़ना है, गंगा पढ़ना है, और फिर हमें ब्रह्मपुत्र पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय में पश्चिम के बहने वाले, पूर्व के बहने वाले, फिर हम बात करेंगे अंतस्थलीय नदी जो कि लूणी नदी की बात करेंगे। मैं कैमरे से हट जाता हूं, आप आराम से देख लीजिएगा।
हाँ फ्रेंड्स, आपने लिख लिया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो यदि आपने नहीं भी लिखा है तो आप वीडियो को रोक करके आराम से लिख सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं, अब देखो बाहर का नदी तंत्र हमने जान लिया कि क्या क्या नदी है, कौन कौन सी, किसके बारे में पढ़ना है। अब आता है बाहर के नदी तंत्र में सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है हिमालय नदी तंत्र। क्या आता है? हिमालय नदी तंत्र। तो सबसे पहला आता है हिमालय हिमालय नदी तंत्र। सबसे पहले पढ़ता है हिमालय नदी तंत्र। अब ये क्या है हिमालय नदी तंत्र? तो हिमालय नदी तंत्र जो है, फ्रेंड्स, हिमालय नदी तंत्र जो है उसके बारे में हम एक एक नदी के बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय नदी तंत्र, तो इसके बारे में एक एक नदी की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी नदी है, क्या क्या है, उसके एक एक नदी के बारे में हम जानेंगे। तो हिमालय नदी तंत्र में सबसे पहली नदी मैंने आपको अभी बताई थी, यहाँ पर लिखी थी मैंने कि हिमालय नदी तंत्र में 3 नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी। आज सिंधु नदी के बारे में जानेंगे और फिर अगली क्लास में हम अन्य नदियों के बारे में हम जानेंगे। तो हिमालय नदी तंत्र में सबसे पहली आती है, जो आती है सिंधु नदी। सबसे पहली आती है नदी, उसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी को सिंधु नदी तंत्र क्यों कहते हैं उसके बारे में हम जाने। मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी सिंधु नदी तंत्र। अब ये क्या सिंधु नदी तंत्र, इसके बारे में हम आराम से जानेंगे, समझना ध्यान से फ्रेंड्स। सिंधु नदी तंत्र में होता क्या है कि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां भी है, और इसमें सहायक नदी आने के कारण से अन्य नदियां मिल जाती है, जिस कारण से ये तंत्र बन जाता है। अभी मैंने कहा था कि नदी तंत्र क्या है, जिसमें एक नदी के साथ अन्य नदियां मिल जाती है, जिस कारण से क्या बनता है, एक तंत्र बन जाता है। तो उसी में सिंधु नदी तंत्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सिंधु नदी में सबसे पहले आप ध्यान रखना कि सिंधु नदी की 5 सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां है। अब सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां है, बात करेंगे जैसे चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। 5 सहायक नदियां, इसलिए इसे पंच नदी कहते हैं। इसीलिए सबसे पहले ध्यान रखना कि सिंधु नदी में एक तो होती है सिंधु नदी तंत्र में एक तो होती है सिंधु नदी, और कौन सी आती है सिंधु नदी और प्लस पंचनद। पंचनद क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 नदियां होती है, इसी कारण से इसको पंचनदी कहा जाता है। 5 नदियां होती है, इस कारण से पंचनदी कहा जाता है। कौन कौन सी 5 आती है? जिसमें सबसे पहले स्तर पर आती है जिसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम नदी। फिर दूसरा नाम आता है जिसे कहते हैं हम चिनाब, झेलम, चिनाब। फिर आता तीसरे नंबर पर वो आता है रावी। चौथे नंबर पर आता है व्यास नदी। फिर 5वें नंबर पर आता है सतलज। एक एक नदियों के बारे में जानेंगे, आराम से हम जानेंगे। तो 5 सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये हम 5 नदियों के बारे में जानते हैं। अब झेलम नदी, चिनाब, होता क्या था कि आज से ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल आपको हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, वो हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, आराम से पढ़ाया जाएगा ऋग्वेदिक काल क्या था क्या नहीं था। तो उस ऋग्वेदिक काल में नदियों के नाम पर मतलब जो अलग थे। अब कौन कौन से अलग थे? सभी के नाम अलग थे। जिसमें बात करूं जैसे चिनाब है, तो चिनाब को क्या कहते थे? अस्किनी। झेलम को वितिस्ता, रावी को पुरुषैनी, व्यास को विपाशा और सतलज को सतुर्ती कहते थे। इसके देखिए क्या नाम लिखते हैं। तो ऋग्वेदिक नाम क्या था या प्राचीन नाम इनों के नदियां है ये, और एक तरफ मैं लिख देता हूं नाम कौन से? प्राचीन। पहले क्या नाम जानना था, किस काल में? ऋग्वेदिक काल में। ध्यान रखना किस काल में? ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में।
तो झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था, झेलम को वितिस्ता कहा जाता था। क्या कहा था? क्या कहा जाता था? वितिस्ता नदी। चिनाब को अश्किनी, अश्किनी, चिनाब को अश्किनी नदी, चिनाब को अश्किनी नदी। फिर आता रावी, पुरुषैणी, रावी को क्या कहा जाता था? पुरुषैणी नदी। और व्यास को विपाशा, विपाशा नदी। और सतलज को शतुद्री, शतुद्री, शतुद्री नदी। ये इनके जो फ्रेंड्स है, ये इनके प्राचीन नाम है, यानी पुराने नाम क्या कहते हैं उनके बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं सिंधु नदी की बात करें फ्रेंड्स। इस सिंधु नदी की बात करते हैं आराम से। आप सबसे पहले आज हम सिंधु नदी पढ़ेंगे और कल हम फिर इन 500 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद फिर लेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी में सब नदियां पढ़ने के बाद फिर लेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने प्रायद्वीपीय, फिर अपने अंतस्थलीय। ठीक, तो आज पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी, सिंधु नदी की बात करते हैं। सिंधु नदी होता क्या फ्रेंड्स कि सिंधु नदी जो है वो अपने तिब्बत में स्थित एक झील जिसका नाम मानसरोवर झील, उस मानसरोवर झील, तिब्बत में स्थित उस मानसरोवर झील से निकलती है अपने सिंधु नदी। और अपने भारत में दमचौक एक स्थान है दमचौक, और दमचौक से प्रवेश करती है और भारत में से चिल्लास से बाहर निकल जाती है और फिर क्या जाती है अपने पाकिस्तान में पठानकोट की, और आपस सब नदियां मिलकर फिर अपने अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी की बात करें, इस प्रकार से कुछ फ्रेंड है, इस प्रकार से हम भारत के नक्शे की बात करें, भारत के मैप की बात करें फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये पूरा ये तिब्बत का इलाका आ जाता है। और तिब्बत में स्थित है कौन सी झील? वो है मानसरोवर झील। तिब्बत में स्थित है उस झील का नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। ये कहाँ है फ्रेंड? तो ये तिब्बत में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तिब्बत में। तो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। और भारत में एक स्थान पड़ता है यहाँ पर जिसका नाम है अपने दमचौक। दमचौक से भारत में पूछा जाए कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? दमचौक से। और ये दमचौक से प्रवेश करती है, फिर ये अपने यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, भारत में किस स्थान से बाहर निकलती है ये भी पूछा जाता है। तो चिल्लास से बाहर निकलती है और फिर क्या होती है ये अंत में इस प्रकार ये यहाँ पर सब नदियां आके मिलती है, इसमें शायद मिल जाती है सब नदियां, और नदियां मिलकर फिर क्या जाती है ये अपने यहाँ पर पड़ता पठानकोट, और फिर क्या गिर जाती है अरब सागर में। कब आ जाती है? फिर अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है। तो इसकी बात करें हम देख लेते हैं कि सिंधु नदी, सिंधु नदी पहला पॉइंट बना के लिखना, ऐसे पहला पॉइंट या ऐसे स्टार करके लिख देना कि सिंधु नदी, सिंधु नदी तिब्बत में स्थित, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में दमचौक से प्रवेश करती है। आपको पूछा जाए कि सिंधु नदी जो है वो भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो दमचौक से प्रवेश करती है, वह चिल्लास से बाहर निकलती है, चिल्लास से बाहर निकलती है। ठीक है, ये हमने जान लिया। ये पूछा जाता है कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, कहां से आती है, कहां से निकलती है, तो तिब्बत में स्थित है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, तिब्बत में स्थित है। कौन सी झील? वो पूछा जाता है, तो झील पूछी जाए तो आपको कहना है कि मानसरोवर झील। फिर आता है सिंधु नदी की हमने बात करी फ्रेंड्स। अब आते हैं सिंधु नदी के बारे में और जानना है, और क्या डिटेल है वो हम जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी के बारे में और जाने हम, तो फ्रेंड्स याद रखना सिंधु नदी की लंबाई कितनी है पूछा जाए, सिंधु नदी की लंबाई
वैसे तो फ्रेंड सिंधु नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है, फिर भी ये भारत की सबसे बड़ी नदी में नहीं जानी जाती। क्यों नहीं जानी जाती? इसका कारण ये है क्योंकि सिंधु नदी की लंबाई तो जैसे ज्यादा है, लेकिन ये भारत में केवल 1114 किलोमीटर ही है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? केवल 1114 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। लेकिन इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी कुल लंबाई जो है फ्रेंड्स वो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो सिंधु नदी की लंबाई, मैं कुल लंबाई की बात करूं, कुल लंबाई यानी टोटल लंबाई कितनी है इसकी, यहाँ पर लिख देता हूं ऐसे। अपने टोटल लंबाई कितनी है वो हम बात करें, कुल लंबाई की बात करें कि भाई टोटल लंबाई कितनी है, तो वो आती है अपने 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर ये बच्चों कुल लंबाई नहीं, टोटल लंबाई है। और भारत में लंबाई कितनी है इसकी? भारत में लंबाई कितनी है? भारत में लंबाई कितनी है? तो भारत में केवल लंबाई इसकी है कितनी? 1114 किलोमीटर। भारत में लंबाई कितनी है इसकी? केवल 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। केवल भारत में कितनी? 1114 किलोमीटर। इसी 1114 किलोमीटर के कारण से, क्योंकि फिर होता क्या कि 11 ये 2880 तो मतलब टोटल है, अब इस भारत में केवल इतनी बहती है ये 1114, इसी कारण से सबसे बड़ी नदी नहीं कहलाती। ठीक है, ठीक है। इसी कारण से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। उसके बारे में बात करेंगे हम। 2525 किलोमीटर की लंबाई है और सबसे ज्यादा जल ग्रहण करने का क्षेत्र सबसे ज्यादा है गंगा नदी के पास। तो फ्रेंड्स आज इतनी बात करते हैं, और भी सिंधु नदी के बारे में और भी है, हम कल आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। और भी है जैसे कि भाई सिंधु नदी के किनारे एक शहर पड़ता है लेह शहर, और जो कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान माना जाता है। और सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्का पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से गुजरती है। तो ये हमने सिंधु नदी के बारे में जान लिया है। हम कल बात करेंगे इन नदियों के बारे में, वो 2 लाइन सिंधु नदी के बारे में बाकी है, हम लिख देंगे। और फ्रेंड्स ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। अपने छोटे भाई को एक सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसी क्लास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।